बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल रोज़गार को लेकर हैं, नौकरियों को लेकर हैं और आने वाली जनरेशन का काम कैसे चलेगा। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए एक सिलसिले की शुरुआत की है और हम कोशिश करते हैं उन लोगों से मिलने की जो कि आपके लिए एक टॉर्च बियरर हो सकते हैं, माइलस्टोन हो सकते हैं। आप उनसे मिलकर, उनको देखकर कुछ सीख सकते हैं। नई जनरेशन उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। आज हर क्षेत्र में तरक्की के लिए आपको निकलना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने पैरों पर स्वावलंबी होना पड़ेगा। इसी को जहन में रखते हुए हमने कोशिश की है उन लोगों से मुलाकात कराएं जो कि शहर में न सिर्फ सम्मान से जी रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मैसेज देने की उनके पास क्षमता है। हमारे साथ आलोक गर्ग जी मौजूद हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, शिक्षाविद हैं और अगर बात करें तो बहुत बड़े व्यापारी भी हैं। हमारा मकसद ये है कि आप इनसे सीखें। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी एक पर्सनैलिटी में तीन बड़े समावेश हैं। हालांकि आपका अपना मत यह है कि मैं अपने बारे में या किसी के बारे में ज़्यादा बताऊं, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आप जब बताएंगे तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो समझती है कि हमारे आइडियल सलमान खान हैं या आमिर खान हैं या अक्षय खन्ना है या अक्षय कुमार हैं, लेकिन हमारे शहर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपका परिचय शिक्षाविद के तौर पर भी, पॉलिटिशियन के तौर पर भी और आपके व्यापारी एक पृष्ठभूमि के तौर पर मैं आपसे ही सुनना चाहूँगा। बहुत बढ़िया आपने बताई बात है। खैर, स्वयं का अपना परिचय देना लगता तो हमेशा से अजीब सा ही है कि हम अपने बारे में बताएं, पर चूंकि एक अपने विभिन्न प्रकार के स्कूलों का संचालन मैं करता हूं, जिसमें सीबीएसई का भी है, यूपी बोर्ड से एडेड स्कूल भी है। उसके अलावा देखा जाए तो रोज़गार के लिए मेरे पास अपना जो है खुद का शेयर बाज़ार का, स्टॉक मार्केट की सदस्यता है, एनएससी की, जिसके माध्यम से मैं अपना भरण पोषण भी करता हूँ। और शायद गाज़ियाबाद में सबसे पुराना, और जब स्टॉक एक्सचेंज आया था तो 1995 में, तब मैंने ये शुरुआत की थी। बहुत दौर देखा इसमें, बहुत मंदी का, तेज़ी का, बहुत से ऐसे ऐसे अवसर आए जहाँ लोगों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है। तो पर ये ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से संबंधित हूँ, हर प्रकार के पद परिवार ने देखे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के, तो ये मैं अपना सौभाग्य भी समझूंगा कि मैं ऐसे परिवार का सदस्य हूँ। आलोक जी, एक आपने अपना परिचय दिया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से भी आप जुड़े हुए हैं और बड़े पद पे हैं और बड़ी आपकी से भी है। ये भी मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों को, ख़ास तौर से युवा जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उसको मैं बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ कुर्ते पजामे वाले को ही नेता ना समझें। हमारे आलोक गर्ग जी भी एक नेता भी हैं, लेकिन क्या है ज़रा मैं आपके मुँह से ही सुनना चाहूँगा। मैं वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का गाज़ियाबाद का महानगर अध्यक्ष का दायित्व मुझे संगठन ने दिया है, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने ये धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो भी ज़रूरी कार्य होंगे वो कार्य भी मैं करता रहूं। लोगों को प्रेरित करूं कि धर्मो रक्षति रक्षित है, यानी आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये मूल मंत्र के साथ मैं अपने इस कार्य में भी संलग्न हूँ। आलोक जी, आपने अपना परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि कैसी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हो सकते हैं आलोक जी, कि इनके बारे में आप तरह तरह से सोच सकते हैं, लेकिन एक सौम्य, एक स्पष्टवादी और एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटी के साथ हम आपको रूबरू करा रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप राजनीति भी करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, व्यापार भी करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर आप कुछ और भी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपके लिए यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आलोक जी, नई जनरेशन के सामने सबसे बड़ी समस्या रोज़गार है। सरकार सारी नौकरियाँ देगी ऐसी उम्मीद करना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा या बहुत ज़्यादा उम्मीद करना होगा। आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि रोज़गार के अवसर बहुत हैं, परंतु क्या हमारे अंदर वो काबिलियत है, वो योग्यता है, जिस योग्यता के आधार पर हम अपने रोज़गार को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो एक शिक्षाविद होने के नाते, मैं विद्यालय का संचालक होने के नाते ये बात कहना चाहूँगा कि सभी को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि साइंस में बच्चा कमज़ोर है, परंतु इच्छा उसकी साइंस लेने की है। मुझे मालूम है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना उसके बस के नहीं है, परंतु कॉमर्स लेने में या आर्ट साइड पढ़ने में उसको शर्म आती है। अगर आप अपने विषय का सही सिलेक्शन कर लें और आप वो विषय, जिस विषय में आपकी महारत है, वो विषय कॉमर्स है तो आप कॉमर्स लीजिए, आप उसके साथ में चार्ट अकाउंटेंट बनिए, आप अपना कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट बनिए, आप कंपनी सेक्रेटरी बनिए। अगर आपकी साइंस अच्छी है और मैथ अच्छी है तो आप इंजीनियर बनिए, एक से एक इंजीनियर बनते हैं।
बायोलॉजी अच्छी है तो आप डॉक्टर बनिए, परंतु विषय का आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए, सही आपके पास मार्गदर्शक होना चाहिए, जिससे कि अगर आप सही दिशा में जाएंगे तो आप देखिए रोजगार के अवसर कहीं भी कम नहीं है, बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। आलोक जी, आपने बहुत पुरानी बात याद दिला दी। 82 के आसपास मेरे गुरुजी थे, वो कहीं जापान का कोई डेलीगेशन गया था, जापान में गया था, तो उन्होंने आके बताया था कि वहाँ पर बच्चे की स्किल का टेस्ट लेते हैं और उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ना कि घर वाले उसको थोप देते हैं। ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। क्या ऐसा यहाँ भी पॉसिबल है या ऐसा कुछ आप कर रहे हैं? इस क्षेत्र में कुछ किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीबीएसई तो ये कहती है कि आप काउंसलर को बुलाइए, और काउंसलर कक्षा 11-12 में 11th में भी वो बच्चों का टेस्ट ले। इस प्रकार के साइंटिफिक मेथड से टेस्ट बना दिए गए हैं जिससे उसकी बुद्धि, उसका आईक्यू का पता चलता है, उसका विषय भी पता चलता है। एक प्रकार से ये भी पूरी एक साइंस है कि जिससे वो सही दिशा में जा सके। तो ये काउंसलर आते हैं, हम लोग नियमित रूप से बुलाते हैं अपने विद्यालयों में, और बच्चों से जो सभी से कराते हैं, पर फिर भी जो उस बात को समझता है और ये समझता है कि हाँ ये मेरे लिए उचित सलाह दी गई है, जो मानता है वो निश्चित रूप से बहुत सफलता प्राप्त करता है। आलोक जी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है, बल्कि कहा जाए कि जो एक गेम है वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को लेकर हमारे यहाँ एक बड़ा, जिसे कहते हैं एंथुजियाज्म टाइप रहता है, लोग बहुत कुछ देखते हैं, मैं इस पर बाद में जाऊँगा। लेकिन व्यापार यहाँ बहुत बड़ा है। अगर बात करें, हम विश्व गुरु बनने की एक राह पर हैं, और जहाँ तक कहा जाए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन वो बिना व्यापार के, बिना उसके नहीं हो सकती। आप जिस ट्रेड में हैं वो बहुत एक तरह से संरक्षित माना जाता है कि आप जिस बिजनेस के अंदर हैं वो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार है। ये लोगों के लिए बहुत आम सा नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, इसमें कहाँ स्कोप हो सकता है, और कैसे लोग इस क्षेत्र में अपना जिसे कहना चाहिए करियर बना सकते हैं। देखिए, इस समय हमारे जो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है, और 1873 से ये है। एक साइंस है, ये व्यापार है। शेयर बाजार एक हमारी अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है, पैमाना है। ये कोई, बहुत से लोगों ने इसका रूप बिगाड़ दिया, जैसे सट्टा बाजार कहकर, या कोई मैं आपके पास खेलने आना चाहता हूँ। अरे खेलने के लिए कैसीनो थोड़ी है ये निवेश का एक बहुत अच्छा साधन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सूचकांक बना हुआ है वो 30 बड़ी कंपनियों का बना है, जिसमें हर प्रकार की कंपनी है, ऑटोमोबाइल भी है, उसके अंदर फार्मा भी है, आईटी सेक्टर की भी है, दवाइयों की, मतलब बहुत सारी कंपनियों का मिलाकर, जैसे बहुत सारे फल हैं उनको मिलाकर आप एक फ्रूट बास्केट बना देते हैं। इस प्रकार के 30 बड़ी कंपनी का मिलाकर सेंसेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 कंपनियों का मिलाकर है, जिसके अंदर सभी कंपनियां हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ये 5 लाइनें हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कि सोचें, समझें और फिर निवेश करें। इसमें कहीं किसी को कोई घाटा नहीं होने वाला, बशर्ते वो अच्छे शेयर में निवेश करें, एक लंबी अवधि के लिए निवेश करें। जो आता है, बहुत से ऐसे हमारे पास आते हैं कि मैं निवेश करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है आप आइए। 10 लाख लगाना चाहता हूँ, ठीक है लगाइए। कि साहब मैं चाहता हूँ 20 लाख हो जाए, ठीक है हो जाएंगे। भाई कितनी अवधि के लिए आए हो? बोले हो जाएंगे 5-6 महीने में, 7 महीने में। अरे भाई यहाँ कोई लूट थोड़ी मच रही है, 5-7 महीने में डबल हो जाएंगे पैसे। अगर बैंक की ब्याज, आपका इसका एफडी का ब्याज, उससे आप डबल ले लो तो भी आपका 3-4 साल में डबल हो सकता है, अगर सही जगह आप इन्वेस्ट करते हैं। बस आप आते ही जुए के हिसाब से हो, सट्टे के हिसाब से हो कि आज निवेश करो कल को पैसा आपका डबल हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और सट्टे से तो यहाँ पर मैंने इतना अनुभव है 30 साल का, मैंने तो सट्टे से कमाते हुए किसी को नहीं देखा, पर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले को खोते हुए भी नहीं देखा। तो ये एक अच्छा मार्केट है। आलोक जी, बस एक सवाल मैं समझता हूँ उन लोगों की तरफ से है ये, जो लोग ये मानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ख़ास तौर से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको एक ख़ास क्वालिटी या कोई बिजनेस का ज्ञान या कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो। एक आम आदमी जो हम जैसे ख़ास तौर से जो लोग अननोन हैं, उनके लिए भी क्या इसमें स्कोप है? हाँ है, बहुत सारी हैं। SIP है, म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज का अपना खुद का भी इन्वेस्टमेंट का एक प्लान बनता है। आप निफ्टी है, जैसे निफ्टी के अंदर निफ्टी इंडेक्स खरीद सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, पर सरकार उन 50 कंपनियों को हर 6 महीने रिव्यू करती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब
कि आप जब चाहें तब बेच दें, जब चाहें तब खरीद लें। ऐसा नहीं कि आज आपने शेयर ले लिया और आप बेचना चाह रहे हैं, वो बिक ही नहीं रहा आपका शेयर, तो वो लिक्विड फंड नहीं है। तो अच्छे लिक्विड शेयर के 50 शेयरों की उन्होंने कंपनी बनाई। आप उन 50 शेयर में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप निफ्टी लेकर। तो हम जैसे जिनको ज्ञान नहीं है या जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, मैं उनको यही बताता हूं कि आप निफ्टी ले लीजिए या म्यूचुअल फंड ले लीजिए, नहीं तो SIP बना लीजिए। आलोक जी, आपके पसंदीदा सब्जेक्ट पे आता हूँ, बल्कि कहा जाए आपके पारिवारिक सब्जेक्ट पे आता हूँ। आप पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से हैं, और अगर कहा जाए गाज़ियाबाद की राजनीति के अंदर आपके परिवार का तो जिसे कहते हैं लॉन्च शेयर है, बल्कि कहा जाए दबंगई है। आप उसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकले, और आप भी बड़े पद पर ही हैं। आज हमारी युवा जनरेशन कुर्ता खादी खर्च करके बहुत ज़्यादा नेताओं के पीछे लग के अपना करियर बनाना चाहती है, और अपनी जिसे कहना चाहिए हुमक भी बनाना चाहती है। राजनीति में क्या है, और आपकी राजनीति तो ख़ास तौर से अगर बात की जाए जिस दल से आप जुड़े हुए, वो तो खालिस एक तरह से बिल्कुल अलग लाइन पे चलती है। कैसे समन्वय बनाते हैं और कैसे इसमें आप भविष्य को देखते हैं? अगर आपको लंबे समय तक कहीं भी, चाहे वो राजनीति है, शहर है, रिश्तेदारी है, रिलेशंस है, समाज है, टिके रहना है, तो मैं समझता हूँ मेरे दादाजी लाला राम कृष्णदास बजाज पुराने कपड़े के व्यापारी रहे। मैं बचपन से छोटी सी बात उनको मैं समझता हूँ कि वो उनका एक पहला था बात कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। यानी कि आपको मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अदब से, इज्जत से बात करेंगे तो आपका नसीब भी वैसा बनेगा, और आप बदतमीजी से, बेअदबी से बात करेंगे तो आपका नसीब भी बदनसीब होगा। और दूसरी बात जो हमारे परिवार की है, चाहे वो हमारे कोई भी प्रतिष्ठान है, ज़रूर हम उसमें ये इस बात को फॉलो करते हैं, नियत गैल बरकत। ये कहीं भी आप जाएंगे मेरे परिवार के और लोगों के पास भी, तो ये बात ज़रूर आपको सुनने को मिलेगी। एक प्रकार का ये हमारा मूल मंत्र ही है, नियत गैल बरकत। अगर आपकी नियत अच्छी है तो स्वतः ही ऊपर वाला, भगवान हो या खुदा हो या अल्लाह हो या कोई भी है, वो आपको बरकत देगा। और अगर आपकी नीयत खराब है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। आखिरी सवाल थोड़ा सा आपसे जिसे कहते हैं चुभने वाला हो सकता है। आपका जो दल है, जिस दल में आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बड़ा हार्ड लाइनर है, आप इतने सॉफ्ट हैं, आपसे बात करते हैं तो दिल चाहता बात करते रहें। कैसे समन्वय बनाते? क्या वो वाला जो रूप है वो छदम है, या आपका ये वाला छदम है, या कैसे इसका समन्वय बनाते हैं? समन्वय ये बनाना है, जो मेरा कार्य है मैं अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद से अगर जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है, मुझे लोगों को उसके लिए प्रेरित करना है कि धर्म से ही हमारी रक्षा हो सकती है, और हमें अपने धर्म को उसी प्रकार से मानना चाहिए जैसे हमारी कई पीढ़ियों से लोग बाग मानते आए। वो कोई भी, किसी को भी अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, पर मैं अपने धर्म के लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, उनको कहता हूँ आप एकत्रित रहिए, मिलते रहिए, अपने धर्म की पूजा पाठ करते रहिए, अपने धर्म का सम्मान करिए। अपने धर्म को मानेंगे तो धर्म आपका सम्मान कराएगा। यानी ये वो एक हमारे यहाँ इंग्लिश में चैप्टर था जिसमें था कि मेरी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की नाक नहीं शुरू होती है, यानी अपने लिमिट्स में रहकर बात की जाए। आलोक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, ये एक जिसे कहना चाहिए पंच लाइन हो सकती है आज की युवा पीढ़ी के लिए। अगर उसे कामयाब होना है तो उसको दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा, और अगर वो इज़्ज़त चाहता है तो इज़्ज़त उसे देनी पड़ेगी। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।